गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज़ विकास योगी। और गाइस आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइस मॉर्निंग का टाइम है, अपन डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। और अभी अपना हाल फिलहाल का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन गाइस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी अपन एम साइकिल से संबंधित नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। और आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो प्यूबर्टी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की प्यूबर्टी है, क्या टाइप होते हैं प्यूबर्टी के, किस प्यूबर्टी का क्या मीनिंग होता है, क्या वो कोज होती है, कैसे उसे मैनेज करते हैं, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो गाइज जैसे कि आप अगर मेरे कहने का मतलब कि साहब अपनी ये जो प्यूबर्टी है, कल प्रीवियस की क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि साहब प्यूबर्टी दो प्रकार की होती है, प्रीकोशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। देन प्रीकोशियस प्यूबर्टी का कल अपन ने मीनिंग देखा था कि साहब क्या प्रीकोशियस प्यूबर्टी होती है, किसे अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब तक आप क्लास की भावनाओं के अंदर खो जाएं तो माय डियर, क्लास की भावनाओं में खोलने से पहले आपको एक बार क्लास को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है ताकि अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें फिर, है ना। चलो जल्दी करो बच्चा, ना फटाफट शेयर कर दो लेक्चर को ना, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, हॉस्पिटल, कोचिंग वगैरह का जितने ही फ्रेंड्स हैं सभी को आप शेयर कर दो। हाँ, लेकिन नर्सिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स को शेयर करना है ना, कहीं आप अदर्स को भी शेयर कर दो, है ना, उनके हाँ वेल बहुत अच्छा। चलो तो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ प्यूबर्टी। और कल अपन बात कर रहे थे सबसे पहले प्यूबर्टी का टाइप जिसे अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो माय डियर, कल अपन ने कहा था कि सिंपली तो आप ऐसे कह सकते हो, प्रीकोशियस प्यूबर्टी का मतलब अर्ली ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। अर्ली का मतलब कितने साल से पहले, बिफोर 10 ईयर ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी के जो साइन होते हैं जैसे कि थैलार्की है, एड्रिनर्की है, प्यूबेरिकी है, इंक्रीजमेंट इन हाइट दी और मेनार्की है, अगर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 10 ईयर से पहले ही ऑनसेट हो जाए तो अपन इससे क्या कहेंगे, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानेंगे। बिकॉज प्रीकोशियस में प्री का मतलब क्या है यहाँ पे, पहले। अदरवाइज अगर आप एक अच्छे क्राइटेरिया से कहना चाहो, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में कहना चाहो तो आप कहोगे कि साहब ऑनसेट ऑफ द थैलार्की बिफोर 10 ईयर ऑफ एज एंड ऑनसेट ऑफ द ऑनसेट ऑफ थैलार्की बिफोर 8 ईयर ऑफ एज एंड ऑनसेट ऑफ मेनार्की बिफोर 10 ईयर ऑफ एज। कहने का मतलब अगर थैलार्की का ऑनसेट अगर 8 साल से पहले हो जाए और मेनार्की का ऑनसेट अगर 10 साल से पहले हो जाए तो माय डियर इसी अपन क्या कहेंगे, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि साहब आखिर 8 साल से पहले थैलार्की क्यों डेवलप हो जाती है, आखिर 10 साल से पहले मेंसेस क्यों स्टैब्लिश हो जाते हैं, मेनार्की क्यों ऑनसेट हो जाती है। अगर अपन इसके कॉजेज की बात करें तो माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन व्यू से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि साहब विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ए प्रीकोशियस प्यूबर्टी, कि साहब वो कौन सा हार्मोन है जो प्रीकोशियस प्यूबर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो माय डियर वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। यानी कि जो प्रीकोशियस प्यूबर्टी है इसका जो मेन कॉज है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एस्ट्रोजन। अगर माय डियर अगर 10 ईयर से पहले अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रीकोशियस प्यूबर्टी अपने को देखने को मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर भी अगर 10 ईयर से पहले अगर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई हो रही है तो इसके पीछे भी कुछ कारण है कि आखिर क्यों 10 ईयर से पहले एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। तो माय डियर यहाँ पर इसके 3 कॉजेज है। क्या क्या कॉजेज है, सबसे पहले तो मैं अगर बात करें यहाँ पे कि साहब जो अपने ओवेरी है, ओवेरी का जो कोर्टेक्स पार्ट है, अगर ओवेरी के इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाता है तो माय डियर अगर देखो ट्यूमर फॉर्म होने का मतलब है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होना, यानी कि सेल्स में हाइपरप्लेजिया होना, सेल्स की संख्या का बढ़ना। और माय डियर अगर सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो साथ साथ में उनकी सीक्रेशनल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि उनके सीक्रेशंस भी बढ़ेंगे। और माय डियर जो ओवेरियन जो कोर्टेक्स होता है उसकी जो सेल्स होती हैं
अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो उनके द्वारा जो सीक्रेशनल एक्टिविटी है, जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है, ये हॉर्मोन्स का सीक्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ओवरी के कोर्टेक्स के जो मेन हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ओवरी के अंदर ट्यूमर बनने की वजह से एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन हाई होती है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। और माय डियर, ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्री मैच्योर प्यूबर्टी के लिए या फिर बिफोर 10 ईयर ऑनसेट ऑफ दी प्यूबर्टी के लिए। क्लियर इतनी बात। देन अगर अपन हॉर्मोन्स की अगर अपन बात करें तो हॉर्मोन्स में एस्ट्रोजन के साथ साथ में जो एंड्रोजन्स होते हैं, जो ओवेरियन कोर्टेक्स से भी सीक्रेट होते हैं और एड्रिनल मेडुला से भी सीक्रेट होते हैं। तो माय डियर, ये ओवेरियन और एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले जो एंड्रोजन है, इनका भी लेवल हाई होने की वजह से क्या देखने को मिलती है, प्रीकोसिस प्यूबर्टी देखने को मिलती है। लेकिन अब आप समझ गए हो कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है प्रीकोसिस प्यूबर्टी के लिए वो कौन सा है, एस्ट्रोजन है। इसके अलावा अपन ने कहा कि साहब जो अंडरलाइंग कॉज है, जैसे कि ओवेरियन ट्यूमर है या फिर एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया है, यानी कि एड्रिनल कोर्टेक्स की जो ग्लैंड जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर अगर ट्यूमर फॉर्म हो जाए, अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले एंड्रोजन्स की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड्रोजन का लेवल हाई होगा। और अगर एंड्रोजन का लेवल हाई होगा तो वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर 10 ईयर देखने को मिलेंगे। देन इससे ओवेरियन ट्यूमर और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के अलावा अगर अपने हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई ट्यूमर बन जाती है या फिर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर किसी प्रकार के लीजन्स हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होते हैं। और माय डियर, अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों में से किसी भी ग्लैंड के अगर सीक्रेशन से ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है पिट्यूटरी के। तो ऐसी कंडीशन में पिट्यूटरी ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और वो जो पिट्यूटरी ज़्यादा स्टिमुलेट होगी, अगर हाइपोथैलेमस अगर ज़्यादा हार्मोन देगा तो, और जब पिट्यूटरी ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है तो वो भी ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगी, जिससे ओवेरी ज़्यादा स्टिमुलेट होगी तो ओवेरियन एस्ट्रोजन का ज़्यादा सीक्रेशन होगा। और ये ज़्यादा मात्रा में आया हुआ ओवेरियन एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रीकोसिस प्यूबर्टी को लीड करेगा, यानी कि जल्दी ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी के क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। वेल क्लियर इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे कि साहब अगर कोई फीमेल रॉन्ग सजेशन की वजह से या फिर मिसकंसेप्शन की वजह से या फिर बाय द वे गलती से अगर ओरल एस्ट्रोजन ओरल पिल्स अगर लेती हैं, तो आपको पता है एस्ट्रोजन ओरल पिल्स में जो मेन हार्मोन है वो कौन है, एस्ट्रोजन है। अगर कोई फीमेल कोई वुमेन ओरली अगर एस्ट्रोजन की पिल्स इंटेक कर रही है तो ऐसी कंडीशन में उसके ब्लड में उसके सीरम में एस्ट्रोजन का लेवल अप होगा, हाई होगा। और बढ़ा हुआ ये एस्ट्रोजन है, यही किसे कॉज करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से क्या कर देगा, ऑनसेट करवा देगा, डेवलप करवा देगा। कहने का मतलब प्रीकोसिस प्यूबर्टी को इनवाइट कर देगा। तो माय डियर, दीज आर मेन 5 कॉजेज ऑफ द प्रीकोसिस प्यूबर्टी। और इनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अपने एग्जामिनेशन व्यू के अंदर बड़ी अहमियत रखना है, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो ईटियोलॉजी ऑफ द प्यूबर्टी, ईटियोलॉजी ऑफ द या फिर कॉजेज ऑफ प्यूबर्टी। पहला हायर कंसंट्रेशन, हायर एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन लेवल, कि साहब एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की जो हायर कंसंट्रेशन है, जो हायर लेवल है, ये किसे कॉज करेगा, प्यूबर्टी को। इन दोनों में से भी जो मेन रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। इसके अलावा अगर ओवेरी में किसी प्रकार का ट्यूमर होता है तो ओवेरियन एस्ट्रोजन बढ़ेगा, कहने का मतलब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा और प्यूबर्टी का अर्ली ऑनसेट हो जाएगा। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर बनती है तो एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है और एंड्रोजन भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। या फिर इसके अलावा नेक्स्ट कॉज इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्यूमर बन जाए या फिर कोई लीजन्स बन जाए, किसमें, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी के अंदर। तो ऐसे केसेस में भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन से बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए हार्मोन प्रीकोसिस प्यूबर्टी को इनवाइट करेंगे। देन इसके अलावा एस्ट्रोजन ओरल पिल्स, अगर कोई फीमेल अगर एस्ट्रोजन ओरल पिल्स अगर लेती है तो ऐसी कंडीशन में उसके ब्लड में उसके सीरम में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होता है और ये हाई एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन किसे लीड करता है, प्रीकोसिस प्यूबर्टी को। यहाँ से आपको सबसे मेन बात ध्यान में रखनी है कि इन सभी कॉजेज में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्यूबर्टी का वो कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन है।
क्लियर माय डियर। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहिए इसके डायग्नोसिस के बारे में कि साहब आखिर अपन कैसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी को अपन यहाँ से डायग्नोस करेंगे। तो देखिए कल देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ से डायग्नोसिस में एक करते हो हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब जैसे कोई वुमेन आती है और अगर वो कहती है कि साहब, कहने का मतलब आप उसकी एज देखते हो कि साहब ही 7 साल 8 साल की एज है और 7 साल या 8 साल के ऊपर ही मेंसेस देखने को मिल रहे हैं, 7 साल या 8 साल के ऊपर ही आपको थैलार्की देखने को मिल रही है, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं जैसे कि वॉइस चेंजेज है, एड्रीनर की है, प्यूबेर की है, सीबम प्रोडक्शन है। तो माय डियर, तो कहने का मतलब इस प्रकार की हिस्ट्री देखते ही आप समझ जाते हो कि यार ये सिम्टम तो किसके हैं, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के हैं। तो देखो ये तो एक प्रकार से हिस्ट्री कलेक्शन की बात होगी। लेकिन अगर अपन यहाँ से जानना चाहे भाई, देखिए आजकल कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है भाई। देखो अगर किसी का अगर खान पान अच्छा रहा है तो जो 8 साल की बच्ची होती है वही 15 साल की तरह लगती है, अगर किसी का खान पान अच्छा नहीं है तो 15 साल का बच्चा भी 7 साल का लगता है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि एज पे अपन बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते कि इसमें प्रीकोशियस प्यूबर्टी है। भाई हो सकता है किसी की एज 12 ईयर हो गई हो और उसके मिसकंसेप्शन की वजह से वो बता रही हो अपनी एज 9 ईयर, और ऐसी कंडीशन में आप उसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी कंसिडर कर लो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस है माय डियर। तो कंफर्म करना है किसको, एज को भी कंफर्म करना है, और जब एज को कंफर्म कर लो और आपको पता लग जाए कि एब्सोल्युटली ये प्रीकोशियस प्यूबर्टी है, तो फिर पता करो कि साहब प्रीकोशियस प्यूबर्टी का कारण क्या है। भाई एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है तो पता करो भाई एस्ट्रोजन लेवल क्यों बढ़ा हुआ है, इसका कारण है क्या है। तो माय गॉड, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए अपन ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन करते हैं एक्सरेज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक्सरे किसका, अपने को ब्रेन का नहीं करना है, हाइपोथैलेमस का नहीं करना है एक्सरे, है ना, किसका, पिट्यूटरी का नहीं करना है, या फिर एड्रिनल या फिर ओवेरी का नहीं करना है एक्सरे। एक्सरे कौन सा करना है, रिस्ट एक्सरे या फिर हैंड एक्सरे। किसका करना है, रिस्ट एक्सरे या फिर हैंड एक्सरे करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप मेंस्ट्रुअल की एब्नॉर्मलिटी पढ़ा रहे हैं, या ओवेरी का एक्सरे करो, एड्रिनल ग्लैंड का करो, आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का करो, ये हम यहाँ ऑस्टियोलॉजी थोड़ी ही पढ़ रहे हैं जो आप रिस्ट का हैंड का एक्सरे हमें बता रहे हो। लेकिन ध्यान रखना माय डियर, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के अंदर भी एक्सरे किया जाता है, और वो भी किसका किया जाता है, हैंड का किया जाता है। जान लो इसका कारण कि हैंड के एक्सरे क्यों किए जाते हैं प्रीकोशियस प्यूबर्टी में। माय डियर, हैंड या फिर रिस्ट एक्सरे इसलिए किए जाते हैं ताकि बोन एज का पता लग सके। बोन एज का मतलब सही एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल एज कि साहब ये जो फीमेल है इसकी एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, ये 7 साल की है, 7.5 साल की है, 8 साल की है, 9 साल की है, 10 साल की है, 11 साल की है, 12 साल, कितनी साल की है, इसका पता लगाने के लिए अपने को बोन एज का पता करना होता है। और बोन एज किसके द्वारा पता की जाती है, एक्सरे के द्वारा, और किसके एक्सरे के द्वारा, हैंड एक्सरे के द्वारा। तो माय डियर, यहाँ से बोन एज का पता लगाने के लिए यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। देन आफ्टर एक्सरे यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन, एमआरआई और आल्सो फॉर यूएसजी। यानी कि एक्सरे के अलावा यहाँ पे जो डॉक्टर होता है, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट होता है, वो सीटी स्कैन करवा सकता है, एमआरआई करवा सकता है, या फिर यूएसजी करवा सकता है। अब आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि सर सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी की यहाँ पर क्या आवश्यकता आन पड़ी, ये सभी क्यों करवाए जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा माय डियर। अब देखिए अपन ने कहा कि भाई प्रीकोशियस प्यूबर्टी का कारण ओवेरियन ट्यूमर भी हो सकता है, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया भी होता है, हाइपोथैलेमस में कोई इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर या फिर कोई लीजन की वजह से भी क्या हो सकती है, प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो सकती है। तो ओवेरियन ट्यूमर का पता लगाने के लिए या फिर एड्रिनल ट्यूमर का पता लगाने के लिए, हाइपोथैलेमस में किसी ट्यूमर या फिर किसी लीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन गो फॉर ए गायनेकोलॉजिस्ट
स्पेशलिस्ट कैन गो फॉर सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी। तो यहाँ पर अपन ट्यूमर का पता लगाने के लिए एड्रिनल ग्लैंड और ओवेरी के अंदर, एंड हाइपोथैलेमस में ट्यूमर का पता लगाने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार के लीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करवाई जाती है, यूएसजी भी करवाई जाती है। क्लियर। देन इन सभी इन्वेस्टिगेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हार्मोनल प्रोफाइल करवाई जाती है। हार्मोन्स के लेवल का पता लगाना, सीरम सैंपल लेकर के भेजना और हार्मोनल प्रोफाइल करवाना कि साहब इस वुमेन के, इस फीमेल के सीरम के अंदर कौन सा हार्मोन कम हुआ है या फिर कौन सा हार्मोन ज़्यादा हुआ है। मेनली अपन जब भी प्रिकोसिस प्यूबर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं तो 3 हार्मोन्स को यहाँ पे चेक किया जाता है जो कि प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन, जैसे कि थायराइड का मतलब कौन कौन से, T3 एंड T4। ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन सा, मेनली यहाँ पे एस्ट्रोजन, बिकॉज प्रिकोसिस प्यूबर्टी प्रोजेस्टेरोन नहीं करता है, कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, इसलिए ओवेरियन हार्मोन में किसको सेस किया जाता है, एस्ट्रोजन को। देन एड्रिनल हार्मोन यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले एंड्रोजन्स, और स्पेशली इसमें से भी एंड्रोजन कौन सा, DHEA। DHEA का मतलब डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ये सभी क्या करवाते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं। तो माय डियर इस प्रकार से एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन, यूएसजी और एमआरआई के द्वारा और हार्मोनल प्रोफाइल से पता लगाया जाता है कि साहब प्रिकोसिस प्यूबर्टी का आखिर कारण क्या है, क्यों ये प्रिकोसिस प्यूबर्टी का ऑनसेट हुआ। तो इन सभी इन्वेस्टिगेशन से कोज क्या हो जाता है माय डियर, आइडेंटिफाई हो जाता है। और ध्यान रखना जब भी प्रिकोसिस प्यूबर्टी होती है तो इसका कोज मेनली क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो अगर फिर डायग्नोसिस के बाद में अपन यहाँ से बात करना चाहिए ट्रीटमेंट की कि सर डायग्नोस तो हो गया कि साहब एब्सोल्युटली प्रिकोसिस प्यूबर्टी है, लेकिन अब हम इसे ट्रीट कैसे करें, आखिर क्या ट्रीटमेंट होगा प्रिकोसिस प्यूबर्टी का। तो माय डियर यहाँ से प्रिकोसिस प्यूबर्टी की बात नहीं, आप एमएसएन के अंदर जितनी भी डिजीज पढ़ते हो वहाँ पर एक ही बात पढ़ते हो कि भाई अगर आपको किसी डिजीज को ट्रीट करना है तो उसका जो कोज है उस कोज को सबसाइड कर दो, यानी कि कोज को सबसाइड कर दो। जैसे ही कोज सबसाइड होगा डिजीज है जुड़ने से ही अपने आप ही क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। जैसे कि भाई अपन ने कहा कि प्रिकोसिस प्यूबर्टी का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, ये मोस्ट कॉमन कोज है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का भी कैसा लेवल, हायर लेवल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो भाई अपने को यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन देनी है जो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर सके, एस्ट्रोजन के इफेक्ट को डिक्रीज कर सके। तो माय डियर यहाँ से अपने पास 2 मार्केट में कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन है जिनका नाम भी आप सभी जानते हो। कौन कौन सी, एक तो है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसिटिस, कौन कौन सी, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए अपन कौन कौन सी मेडिसिन काम में लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेंशन की हुई है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की अपन बात कर रहे हैं प्रिकोसिस प्यूबर्टी के, और ट्रीटमेंट के अंदर अपन यहाँ से जो मेडिसिन काम में लेते हैं कौन सी, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ध्यान रखना ये जो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है ये क्या करता है कि ओवेरियन जो एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन ओवेरी से सीक्रेट हो रहा है, इस ओवेरियन एस्ट्रोजन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इस ओवेरियन एस्ट्रोजन की इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और देखना ये जो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है ये ध्यान रखना इसकी 30 mg डोज दी जाती, कितनी, 30 mg डोज दी जाती है, वो भी डेली दी जाती है, और वो भी टेबलेट फॉर्म में कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है, टेबलेट फॉर्म के अंदर ओरली। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन है ये प्रिकोसिस प्यूबर्टी के अंदर काम में लेते हैं। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट करता क्या है, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है इस एस्ट्रोजन की इफेक्ट को इनहिबिट करता है, यानी कि एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को क्या करता है, कम करता है। देन इसके साथ साथ में कितनी डोज काम में ली जाती है इसकी, 30 mg, यानी कि 30 mg वो भी डेली, और वो भी कौन से रूट से दी जाती है, ओरली रूट से
दी जाती है। देन माय डियर, इसके बाद में मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट के बाद में वन ऑफ द मेडिसिन विच इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डेनाजोल। क्या कहते हैं, डेनाजोल के नाम से आती है। ध्यान रखना, ये जो डेनाजोल है ये इजीली अवेलेबल होती है और कॉमनली काम में भी ली जाती है प्रिकोसिस प्यूबर्टी के अंदर। प्रिकोसिस प्यूबर्टी को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए डेनाजोल। ध्यान रखना, ये जो डेनाजोल मेडिसिन है, ये डेनाजोल क्या करती है कि जो ओवेरी है, इस ओवेरी की यानी कि ओवेरियन एक्टिविटी को क्या करेगी, ये सप्रेस करेगी। यानी कि इट सप्रेस ओवेरियन एक्टिविटी। कि सब जो ओवेरी के काम होते हैं, ओवेरी का काम क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को सप्रेस कर देती है। और जब प्राइमरी फॉलिकल का मैच्योरेशन सप्रेस हो जाएगा तो ना एस्ट्रोजन आएगा और ना ही प्रोजेस्टेरोन आएगा। जब एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो फिर कैसे थैलार की आगे प्रोग्रेस करेगी, कैसे मेंसेस आगे स्टैब्लिश होंगे। तो माय डियर, यहाँ से ध्यान रखना, जो डेनाजोल होती है ये क्या काम करती है, ये डेनाजोल ओवेरियन एक्टिविटी को क्या करती है, सप्रेस करती है। और इस ओवेरियन एक्टिविटी के सप्रेस होने की वजह से फॉलिकल्स का मैच्योरेशन नहीं होता, और जब फॉलिकल्स का मैच्योरेशन नहीं होता एस्ट्रोजन का सीक्रेशन भी नहीं होता। और जब एस्ट्रोजन का सीक्रेशन नहीं होगा तो सीरम में एस्ट्रोजन लेवल फॉल डाउन होगा, और जब एस्ट्रोजन लेवल फॉल डाउन होगा तो जो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे थे वो अब फर्दर डेवलप नहीं होंगे। देन इसके साथ साथ में ध्यान रखना, ये जो डेनाजोल है इसकी डोज काम में ली जाती है 200 to 300 mg। ध्यान रखना, कितनी, 200 से 300 mg डोज काम में ली जाती है किसकी, डेनाजोल की। और ध्यान रखना, ये डेनाजोल है, ये ध्यान रखना डेली काम में ली जाती है। ओडी और बीडी ये डिपेंड करता है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर और सीरम एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर डेली, और कम से कम इसे 6 महीने तक कंटिन्यू यूज में लिया जाता है। यानी कि डेनाजोल के द्वारा ओवेरियन एक्टिविटी को सप्रेस किया जाता है। और ये जो डेनाजोल है डेली काम में ली जाती है, डेली 200 से 300 mg की डोज रखी जाती है, और 6 महीने के लिए डेनाजोल क्या ली जाती है, काम में ली जाती है। क्लियर माय डियर। देन इन सभी थिंग्स के साथ साथ में नेक्स्ट अगर अपन यहाँ से बात करना चाहें, पहली बात तो अपन ने देखी यहाँ से दो मेडिसिन, कौन कौन सी, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो ये क्या करती है, एस्ट्रोजन के लेवल को इनहिबिट करती है, और एक डेनाजोल जो क्या करती है, ओवेरियन एक्टिविटी को सप्रेस करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट की जो अप्रोच आती है वो आती है सर्जरी। सर्जरी यहाँ पे किसकी करेंगे, ट्यूमर की करेंगे। जो भी ट्यूमर है उसको एक्साइज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, यानी कि एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर। क्योंकि भाई यहाँ पे जो कोज है वो कोज क्या है, एस्ट्रोजन लेवल। और एस्ट्रोजन लेवल क्यों होता है, या तो हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो जाए, या पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो जाए, या ओवेरी में कोई ट्यूमर हो जाए, या एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जाए, तो ट्यूमर को एक्साइज करेंगे। जैसे ट्यूमर को बाहर निकालेंगे तो उनकी सिक्रेशनल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा तो फर्दर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे। तो माय डियर, ये अपनी बात थी किसकी, ओवे यानी कि प्रीकोसिस प्यूबर्टी के ट्रीटमेंट की बात थी। क्लियर। देखिए फिर मैं यहाँ से ये कहूँगा कि देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ क्या, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि साहब प्रीकोसिस प्यूबर्टी कहते किसे हैं, तो 8 साल से पहले थेलार्की और 10 साल से पहले मेनार्की का ऑनसेट होना क्या कहलाएगा, प्रीकोसिस प्यूबर्टी। कॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रीकोसिस प्यूबर्टी इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। फिर अगर अपन बात करें ट्रीटमेंट की, तो ऐसी मेडिसिन काम में लेनी है जो प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को कम कर सके। अपने पास 2 चीज़ें हैं, एक तो 2 मेडिसिन है, एक तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट और दूसरी है डेनाजोल। क्लियर। देन सर्जरी करते हैं। सर्जरी क्यों करते हैं, ताकि जो ट्यूमर बना है उसको एक्साइज किया जा सके। क्लियर। आपको कम से कम ये सभी चीज़ें तो आपको प्रीकोसिस प्यूबर्टी के बारे में ध्यान रखनी है, जो एग्जामिनेशन व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे सेकंड टाइप ऑफ द प्रीकोसिस प्यूबर्टी, जिसे अपन क्या कहेंगे, डिलेड या फिर लेट प्यूबर्टी। देखो डिलेड या फिर लेट मीनिंग से ही पता लग रहा है। डिलेड नॉर्मली प्यूबर्टी का ऑनसेट 10 से 16 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन अगर ये प्यूबर्टी का ऑनसेट
किसी वजह से डिले हो जाए, यानी कि 10 से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हो और 16 साल के बाद में प्यूबर्टी का ऑनसेट हो, या फिर आप कह सकते हो कि 16 ईयर कंप्लीट हो गए और अभी तक भी अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हुआ तो यू कैन से कि साहब दैट वन इज डिलेड प्यूबर्टी और ए प्रीकोशियस, डिलेड प्यूबर्टी और लेट प्यूबर्टी, यानी कि अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट अगर 16 साल के बाद में हो या फिर 16 साल कंप्लीट हो गए अभी प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हुआ है तो अपन इसे क्या कहेंगे, प्रीकोशियस प्यूबर्टी, सॉरी प्रीकोशियस नहीं, क्या कहेंगे, डिलेड प्यूबर्टी के नाम से अपन इसे जानेंगे। क्लियर गाइस इतनी बात। डिलेड या फिर लेट मीनिंग से पता लग रहा है कि 16 साल के बाद में अगर ऑनसेट हो रहा तो अपन क्या कहेंगे, इसे डिलेड प्यूबर्टी के नाम से जानेंगे। देन इसके बाद में सिंपली अगर अपन देखो मीनिंग सीधा सा है, सटीक है, जैसा नाम है वैसा ही काम है कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर 16 ईयर हो। अगर इससे भी बेटर तरीके से अगर आप कहना चाहो तो आप क्या कह सकते हो कि साहब इफ प्यूबर्टी डज नॉट बिगिन इवन एट एज 16 ईयर ऑफ एज, क्या इफ प्यूबर्टी डज नॉट बिगिन इवन एट एज ऑफ 16 ईयर, कि साहब इफ यदि प्यूबर्टी डज नॉट बिगिन शुरू नहीं होती है कब तक, इवन एट एज ऑफ 16 ईयर ऑफ एज, यानी कि अगर किसी महिला की 16 साल की उम्र कंप्लीट हो चुकी है और फिर भी अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हुआ, प्यूबर्टी की बिगिनिंग नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन को नॉन एज डिलेड प्यूबर्टी या फिर क्या कह सकते हो आप इसे लेट प्यूबर्टी भी कह सकते हो। क्लियर। तो ये तो मीनिंग हुआ किसका, डिलेड प्यूबर्टी या फिर लेट प्यूबर्टी का। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है कॉजेज की कि साहब आखिर अगर किसी वुमेन के अंदर 16 साल के बाद में अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट हो रहा है या फिर 16 साल के बाद में भी लेट तक 17, 18, 19, 20 साल तक प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो माय डियर सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण की तो अगर अपन यहाँ से बात करें तो वो क्या है, गोनाडल एजेनेसिस। गोनाडल का मतलब यहाँ से फीमेल गोनाड है, यानी कि ओवेरी है। कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान अगर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर, किसी ड्रग के एक्सेसिव यूज की वजह से या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर किसी हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से अगर एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान अगर ओवेरी का ही डेवलपमेंट नहीं हो, एजेनेसिस का मतलब नॉट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, कि साहब वो ऑर्गन जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे बनता ही नहीं है उसे क्या कहते हैं, एजेनेसिस कहते हैं। और जब ओवेरी नहीं बने तो अपन इसे क्या कहेंगे, गोनाडल एजेनेसिस, बिकॉज ओवेरी का दूसरा नाम क्या है, गोनाड्स है। तो माय डियर अगर गोनाड्स अगर नहीं बनती है और जब गोनाड्स नहीं बनेंगी तो ऐसी कंडीशन में कहाँ से एस्ट्रोजन आएगा, और जब एस्ट्रोजन नहीं आएगा मतलब थैलार्की का डेवलपमेंट कैसे होगा, कहाँ से मेंसेस एस्टैब्लिश्ड होंगे, बिना एस्ट्रोजन ही नहीं होंगे। सो माय डियर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी इज गोनाडल एजेनेसिस। देन इसके अलावा एक कारण और होता है यहाँ से, क्या, कालमांस सिंड्रोम। क्या, कालमांस सिंड्रोम। गाइस टर्म पे फोकस करो एक बार, कालमांस सिंड्रोम। टर्म एक बड़ी अजीब है, यानी कि ये इन्वेंटर के नाम के आधार पर इस एब्नॉर्मलिटी का नाम है कालमांस सिंड्रोम। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कालमांस सिंड्रोम होता क्या है। तो माय डियर कालमांस सिंड्रोम का मतलब है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। है गाइस कम ऑन फोकस ऑन दिस पॉइंट। क्या, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। कालमान सिंड्रोम का मतलब होता है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। गोनेडोट्रोफिक का मतलब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जिसे आप प्यार से क्या कहते हो, GnRH कहते हो। माय डियर ये GnRH, ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, लेकिंग हो, अगर GnRH की डिफिशियंसी हो इसे, एंड GnRH की डिफिशियंसी के साथ साथ में हाइपोगोनेडिज्म, हाइपो का मतलब कम, गोनेडिज्म यानी कि गोनाड्स का मतलब ओवेरी
इंक्रीज यानी कि ओवेरियन हार्मोन यानी कि ओवेरियन एस्ट्रोजन क्या हो जाए, हाइपो हो जाए। हाइपो का मतलब क्या हो जाए, कम हो जाए। तो माय डियर यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म, गोनेडिज्म का मतलब है ओवेरी, गोनाड है, और हाइपो का मतलब कम है, यानी कि गोनाड्स की एक्टिविटी कम हो जाए, गोनाड्स के हार्मोन कम हो जाए, और मेनली क्या, ओवेरियन एस्ट्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए। और हाइपोगोनेडोट्रोफी का मतलब है, हाइपो का मतलब कम हो जाए, क्या कम हो जाए, गोनेडोट्रोफी कम हो जाए, यानी कि जीएनआरएच हार्मोन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो माय डियर डिफिशियंसी ऑफ द जीएनआरएच एंड डिफिशियंसी ऑफ द ओवेरियन एस्ट्रोजन की जीएनआरएस की कमी और ओवेरियन एस्ट्रोजन की कमी को क्या कहा जाता है, इन दोनों की डिफिशियंसी को क्या कहा जाता है, कॉलमन्स सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब आप ही समझ जाइएगा, अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं होगी। अब देखो, अगर यहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म है, अगर जीएनआरएस की डिफिशियंसी है, इंटीरियर पिट्यूटरी प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं होगी, प्रॉपर एफएसएच नहीं आएगा, तो फोलिकुलोजेनेसिस नहीं होगा, और जब फोलिकुलोजेनेसिस नहीं होगा तो अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन नहीं आएगा, और जब अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं होगा, थैलार्की का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेनार्की स्टैब्लिश नहीं होगी, यानी कि प्यूबर्टी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, देर से क्या होगा, प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा। अब यहाँ से मेरी बात समझिएगा कि साहब यहाँ से दोनों ही इम्पोर्टेंट कोज है, गोनाडल जेनेसिस आल्सो ए इम्पोर्टेंट कोज ऑफ द डिलेड प्यूबर्टी एंड कॉलमान्स सिंड्रोम आल्सो ए इम्पोर्टेंट कोज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से आपका, यानी कि फिर भी अगर अपन दोनों में कंपेरिजन करें, गोनाडल जेनेसिस और कॉलमान सिंड्रोम, कि साहब दोनों डिलेड प्यूबर्टी के कोज हैं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करेगी साहब, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डिलेड प्यूबर्टी किसकी वजह से होती है। तो माय डियर यहाँ पे देखिए, अगर अपन रियल फैक्ट्स की बात करें तो गोनाडल जेनेसिस कम केसेस में देखने को मिलता है, और जो हाइपोगोनेडोट्रोफिक और हाइपोगोनेडिज्म है ये ज़्यादा केसेस में देखने को मिलता है। इसलिए जो डिलेड प्यूबर्टी है इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है, जो प्राइमरी कोज है, वो प्राइमरी कोज बन जाता है कॉलमान्स सिंड्रोम। माय डियर ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डिलेड प्यूबर्टी या फिर लेट प्यूबर्टी, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कॉलमान सिंड्रोम, तो आपको क्या चूज करना है, कॉलमान सिंड्रोम। अगर ऑप्शन में कॉलमान सिंड्रोम नहीं है, ध्यान रखना वहाँ ऑप्शन में आ सकता है हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ द गोनेडोट्रोफिक यानी कि डिफिशियंसी ऑफ जीएनआरएच एंड डिफिशियंसी ऑफ the ovarian estrogen is the most common cause of a delayed या फिर लेट प्यूबर्टी। अब देखिए ज़्यादा यहाँ से आप देखो, पढ़ने को तो आप बहुत कुछ यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन देखिए अपने जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहीं तक का इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर यहाँ से आप ट्रीटमेंट की बात करते हो तो माय डियर यहाँ पे परफेक्टली जो ट्रीटमेंट है वो कोज के ऊपर बेस्ड है। अगर यहाँ से गोनाडल एजेनेसिस है, अगर ओवेरीज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में डिलेड प्यूबर्टी का कोई इलाज नहीं है, इलाज है। अब यहाँ पर आप किसी की गोनाड्स तो अगर इतना सक्सेसफुली क्या नहीं हो पाती है, ट्रांसप्लांट हो नहीं पाती है, इसलिए गोनाडल एजेनेसिस का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी फीमेल में गोनाडल एजेनेसिस है और फिर अगर डिलेड प्यूबर्टी है तो माय डियर ये इलाज है। लेकिन अगर कॉलमान्स सिंड्रोम है, अगर जीएनआरएस की कमी है, ओवेरियन एस्ट्रोजन की कमी है, तो माय डियर ऐसी कंडीशन में डिलेड प्यूबर्टी को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास अवेलेबल है आर्टिफिशियल सिंथेसाइज जीएनआरएच। अगर कॉलमान सिंड्रोम है यानी कि जीएनआरएच की डिफिशियंसी है, तो अपन जीएनआरएच एनालॉग देंगे, यानी कि क्लोमिफेनसिट्रेन देंगे, क्लोमिफेनसिट्रेट देंगे, ब्यूसरलिन देंगे, ब्यूसरलिन टेबलेट्स देंगे। ये सभी क्या करती है, जीएनआरएच के एनालॉग है, ये जीएनआरएच की तरह काम करती है। माना किसी वुमेन के अंदर जीएनआरएच की कमी है, तो अपन यहाँ से इसको मेडिसिन क्या देंगे, क्लोमिफेनसिट्रेट, क्या देंगे, क्लोमिफेनसिट्रेट
क्लोमिफेन सिट्रेट। अब देखिए ये जो क्लोमिफेन सिट्रेट है ये किसकी तरह काम करती है, जीएनआरएच की तरह काम करती है। तो अब इस क्लोमिफेन सिट्रेट के अंदर जो जीएनआरएच है ये जीएनआरएच एपी को स्टिमुलेट करेगा, ये एपी से एफएसएच का सीक्रेशन करवाएगा और क्या होगा, फॉलिकुलोजेनेसिस होगा। इसके साथ साथ में अगर एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन भी अगर कमी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स यहाँ पर वुमेन को दिए जाएंगे। तो माय डियर कालमान सिंड्रोम की वजह से अगर डिलेड प्यूबर्टी हो तो इसे इजीली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर गोनरल एजेनेसिस की वजह से तो इसे मैनेज नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि साहब ये जो प्यूबर्टी होती है डिलेड, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसका ट्रीटमेंट कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मीनिंग देखो, अगर आप मोटा मोटी अगर कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करते हो तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो डिलेड प्यूबर्टी का मीनिंग कि अगर 16 साल के बाद में भी अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हो तो इसे कहेंगे डिलेड प्यूबर्टी। और फिर स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट ध्यान रखना है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी। तो यहाँ से आपको एक सिंड्रोम का ध्यान रखना है, कॉलमान सिंड्रोम। इसका मीनिंग भी ध्यान रखना है, हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ द जीएनआरएच एंड ओवेरियन एस्ट्रोजन इज नोन एज कॉलमान सिंड्रोम। क्लियर माय डियर। तो माय डियर ये थी अपनी प्यूबर्टी की बात। माय डियर अपन ने प्यूबर्टी में हर एक चीज़ डिस्कस की है, यहाँ तक कि अपने एग्जाम में प्रीवियस आए हुए हैं और इन फ्यूचर आने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको कुछ एडवांस कंटेंट्स भी यहाँ से मिले हैं जो कि अदर जगह से आपको ये कंटेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। क्या प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का ऑनसेट कैसा होता है, कौन से फैक्टर होते हैं प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल, देन प्यूबर्टी की जो अकॉर्डिंग टू टेनर और मार्शल जो 5 साइन थे, पांचों के पांचों साइन अपन ने डिस्कस किए हैं, वो भी एक सीक्वेंस से डिस्कस किए हैं। यहाँ से ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि आजकल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस, कि साहब फॉलोइंग इवेंट्स के एक सीक्वेंस के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ से दे सकता है आपको कि साहब अरेंज द फॉलोइंग साइन ऑफ ए प्यूबर्टी इन करेक्ट सीक्वेंस, कि साहब फॉलोइंग साइन यानी कि प्यूबर्टी के निम्न साइन को एक करेक्ट सीक्वेंस के अंदर क्या करो, अरेंज कर दो। वहाँ पर आपको फर्स्ट में दे देगा, क्या दे देगा, एड्रिनर की, सेकंड में दे देगा प्यूबेर की, थर्ड में दे देगा मेनार की, फोर्थ के अंदर दे देगा थेलार की और फिफ्थ के अंदर दे देगा इंक्रीजमेंट इन दी हाइट या फिर फिजिकल ग्रोथ। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो सीक्वेंस में पहले आपको थेलार की को रखना है, फिर इसके बाद में एड्रिनर की को, फिर प्यूबेर की को, फिर फिजिकल ग्रोथ को, लास्ट में किसे रखना है, थेलार की को रखना है। तो इस प्रकार से ये करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑर्डर है किसके, प्यूबर्टी के साइंस का। जो ये साइन है वो किसने दिए हैं, टेनर एंड मार्शल। क्लियर माय डियर इतनी बात। चलो तो गाइज ये थी अपनी प्यूबर्टी। और माय डियर प्यूबर्टी के बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से डिस्कस करना चाहेंगे एमसाइकिल की, जिसका नाम आप सभी जानते हो और आई होप मीनिंग भी आप जानते हो, डिसमेनोरिया। क्या डिस्कस करेंगे, डिसमेनोरिया। अब आप भली बात ही समझते हो कि साहब किसी भी टर्म के सुफिक्स में पहले अगर डिस लग जाए तो डिस का मतलब क्या है, डिफिकल्टी। डिस का मतलब क्या होता है माय डियर, डिफिकल्टी। और डिफिकल्टी का मतलब प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम का मतलब पेन होना। कहने का मतलब जैसे आप कहते हो डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन दी स्वेलोइंग, जैसे स्वेलो करता है तो गले में दर्द होता है। डिस्निया, डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन दी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, ब्रीथिंग करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी प्रकार यहाँ से डिस का मतलब क्या है, डिफिकल्टी है। और मेनोरिया किसे इंडिकेट करता है, मेंसेस को। यानी कि अब यहाँ पे मेंसेस में डिफिकल्टी होने का मतलब क्या है, मेंसेस में डिफिकल्टी होने का मतलब है कि जो मेंसो साइकिल होती है और स्पेशली इसकी जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जो ब्लीडिंग फेज होती है, उस ब्लीडिंग फेज के अंदर इनटॉलरेबल पेन होता है वुमेन को, यानी कि सीवियर पेन होता है। अब देखिए जो ब्लीडिंग फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ये हर वुमेन के अंदर पेनफुल होती है, लेकिन वो पेन टॉलरेबल होता है, कोई ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता है, लंबे समय तक वो नहीं रह
रहता है। लेकिन डिसमेनोरिया के अंदर जो पेन होता है वो सीवियर होता है, इनटॉलरेबल होता है और परसिस्टेंट, लंबे समय तक ये पेन रहता है। तो माय डियर, डिसमेनोरिया का मतलब आप सटीकली कह सकते हो पेनफुल मेंसेस। यहाँ पे जो पेन है वो सीवियर है और इनटॉलरेबल पेन है, या फिर कह सकते हो पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, कि साहब ब्लीडिंग के टाइम पर, ब्लीडिंग फेज के टाइम पर, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर जो इनटॉलरेबल जो सीवियर पेन होता है, इसे अपन क्या कहेंगे, डिसमेनोरिया के नाम से जानेंगे। अब यहाँ से जरा आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो अपने पास डिसमेनोरिया है माय डियर, दो प्रकार का डिसमेनोरिया होता है, टाइप्स ऑफ डिसमेनोरिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसमेनोरिया। ध्यान रखना, इसके टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक सेकेंडरी डिसमेनोरिया। क्या, एक तो प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। केवल दो ही टाइप है डिसमेनोरिया का, एक तो प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ध्यान रखना, जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है कभी कभी इसे स्पाज्मोडिक मेंसेस या फिर स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी डिसमेनोरिया या फिर डिसमेनोरिया के अंदर जो पेन होता है वो पेन को होता कैसा होता है, स्पाज्मोडिक कैटेगरी का पेन होता है। इसलिए प्राइमरी डिसमेनोरिया को स्पेशली अपन क्या कहते हैं, स्पाज्मोडिक डिसमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों का क्राइटेरिया यहाँ से जान लो कि साहब प्राइमरी डिसमेनोरिया क्या होता है और सेकेंडरी डिसमेनोरिया क्या होता है। इनसे क्या क्या क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पुटअप होने। तो पहली थिंग, जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है ये विदाउट पेल्विक पैथोलॉजी होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं है, ना वेजाइनाइटिस है, ना सर्वाइजाइटिस है, ना मेट्राइटिस है, ना साल्पिंजाइटिस है, ना उफोराइटिस है। कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन नहीं है पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर भी। और अगर फिर भी अगर डिसमेनोरिया हो रहा है तो इस प्रकार के डिसमेनोरिया को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब पेनफुल मेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। पेल्विक पैथोलॉजी की एब्सेंस में, पेल्विक पैथोलॉजी के बिना अगर पेनफुल मेंसेस हैं तो इसे क्या कहेंगे माय डियर, अपन प्राइमरी डिसमेनोरिया कहेंगे। और इसके अलावा जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है तो माय डियर ध्यान रखना, सेकेंडरी डिसमेनोरिया जो होता है ये पेल्विक पैथोलॉजी के साथ में होता है। कहने का मतलब पेल्विक पैथोलॉजी के साथ में अगर पेनफुल मेंसेस है, पेल्विक पैथोलॉजी का मतलब अगर सर्वाइक्साइटिस है, सर्विक्स का इन्फ्लामेशन है, मेट्राइटिस यूट्रस का इन्फ्लामेशन है, साल्पिंजाइटिस है, फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन है, उफोराइटिस है, ओवेरी का इन्फ्लामेशन है, इन सभी पेल्विक पैथोलॉजी के साथ में अगर पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं तो इस प्रकार के डिसमेनोरिया को अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो गाइस यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया हमेशा पेल्विक पैथोलॉजी के साथ में होता है और जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है ये विदाउट पेल्विक पैथोलॉजी देखने को मिलता है। एक बात तो ये यहाँ की कंफर्म हुई। फिर इसके बाद में दूसरी बात, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अब देखो डिसमेनोरिया का मतलब सीवियर पेन है, इनटॉलरेबल पेन है। फिर भी यहाँ पर पेन को कैटेगराइज किया गया है कि जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है इसमें पेन सीवियर होता है, इनटॉलरेबल होता है, वेरी इनटॉलरेबल होता है, बहुत ही हायर इंटेंसिटी का पेन होता है। वुमेन की जान निकलने को आती है, तड़पती है वुमेन। कहने का मतलब बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी का पेन किसमें देखने को मिलता है, प्राइमरी डिसमेनोरिया में। बल्कि जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है इसमें जो पेन होता है, सेकेंडरी डिसमेनोरिया में पेन होता है डल। डल का मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इंटेंसिटी कम हो, डल पेन का मतलब जिसे आप मीठा मीठा पेन कहते हो। क्या कहते हो, मीठा मीठा पेन। पैसे का पेन कभी मीठा होता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता है, डल पेन होता है, यानी कि टॉलरेबल पेन होता है। लेकिन ये पेन परसिस्टेंट रहता है, लंबे समय तक रहता है और साथ साथ में पेल्विक पैथोलॉजी, कोई पेल्विक डिजीज, कोई पीआईडी भी क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ से पेन के क्राइटेरिया का ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि साहब प्राइमरी डिसमेनोरिया में पेन सीवियर होता है या डल होता है, तो आप कहेंगे साहब प्राइमरी डिसमेनोरिया में पेन कैसा होता है, बताओ कैसा होता है, सीवियर होता है। अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया में पेन कैसा होता है, तो आपको सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर पेन कैसा होता है,
डल होता है। दूसरी बात ये, तीसरी बात यहाँ से आपको कंफर्म करनी है, क्या करना है कि भाई जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है, ध्यान रखना गाइज, इस प्राइमरी डिसमेनोरिया में ये जो होने वाला जो पेन है, ये पेन होता है कैसा, प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर जो पेन हो रहा है माय डियर, ये पेन होता है रेडिएटिंग पेन। कैसा होता है, रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन का मतलब वो पेन जो एक जगह से, एक स्थान से, एक प्लेस से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, यानी कि एक साइड से किसी अनोदर साइड के अंदर क्या कर जाए, मूव कर जाए, तो इस प्रकार के पेन को अपन क्या कहेंगे माय डियर, रेडिएटिंग पेन कहेंगे या फिर मूवेबल पेन कहेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना, कौन से डिसमेनोरिया में रेडिएटेबल या फिर मूवेबल पेन देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। तो ध्यान रखना, कौन से डिसमेनोरिया में, प्राइमरी डिसमेनोरिया में रेडिएटेबल और मूवेबल पेन होता है। तो आप यहाँ से ये बात भी जान लो कि प्राइमरी डिसमेनोरिया में ये पेन कहां से कहां रेडिएट होता है। ध्यान रखना, पेन स्टार्ट होता है लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन से पेन रेडिएट हो जाएगा बैक के अंदर, फिर बैक से पेन रेडिएट हो जाएगा कहां पर, लोअर थाई के अंदर, यानी कि लोअर एब्डोमेन से पेन मूव कर जाएगा बैक में, और फिर बैक से पेन जो है वो मूव कर जाएगा किसके अंदर, लोअर थाई के अंदर। तो कहने का मतलब प्राइमरी डिसमेनोरिया में पेन कैसा होता है, रेडिएटेबल होता है, मूवेबल होता है। बल्कि जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है, इसके अंदर पेन होता है वो लोकलाइज होता है या फिर नॉन रेडिएटिंग पेन होता है, यानी कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर पेन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव नहीं करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ डिसमेनोरिया द पर्टिकुलर लोकलाइज पेन इज प्रेजेंट, कि कौन से प्रकार के डिसमेनोरिया के अंदर पर्टिकुलर लोकलाइज या फिर नॉन रेडिएटिंग या फिर नॉन मूवेबल पेन प्रेजेंट होता है, पेन देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा माय डियर, कि साहब ऐसा पेन सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। तो देखो 3 क्राइटेरिया यहाँ से आपके बन गए, अभी की अभी क्लास के साथ में आपको रिमेंबर हो जानी चाहिए कि प्राइमरी डिसमेनोरिया बिना पेल्विक पैथोलॉजी होता है, बल्कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया पेल्विक पैथोलॉजी के साथ में होता है। प्राइमरी डिसमेनोरिया के अंदर पेन सीवियर होता है, बल्कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर पेन डल होता है, लेस सीवियर होता है। अगर अपन गए कि साहब जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है इसमें पेन रेडिएटिंग होता है, यानी कि मूव होता है लोअर एब्डोमेन में, बैक में मूव करता है, फिर बैक से कहाँ मूव कर जाता है, थाइस के अंदर। बल्कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर पेन पर्टिकुलर होता है, लोकलाइज होता है, केवल लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। ये 3 क्राइटेरिया यहाँ से आपके बन गए। इसके बाद में 4th और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, हमेशा ध्यान रखना जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोजिया देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, यानी कि जो सिम्टोमेटिक डिसमेनोरिया है, कौन से डिसमेनोरिया के अंदर नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक प्रेजेंट होता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना है माय डियर, ओनली और ओनली इन प्राइमरी डिसमेनोरिया ऑलवेज नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक इज प्रेजेंट। लेकिन ध्यान रखना ये सिम्टम्स सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। यानी कि सिम्टम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया में। कौन से सिम्टम है, आपका हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग है, और हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग एब्सेंट रहते हैं, किसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, सेकेंडरी डिसमेनोरिया। क्लियर माय डियर इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर कि भाई चाहे से प्राइमरी डिसमेनोरिया हो और चाहे से सेकेंडरी डिसमेनोरिया हो, अगर अपन यहाँ से पेन के कारण की बात करें कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सीवियर पेन, ये इनटॉलरेबल पेन के होने की जो फिजियोलॉजी है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, कहने का मतलब पेन किस प्रकार से होता है और क्यों होता है इस डिसमेनोरिया के अंदर। तो माय डियर ध्यान रखना, डिसमेनोरिया में पेन होने की जो
जो जड़ है वो अपन कह सकते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है ये आर्टरी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब जैसे यूटेराइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूट्रस के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि यूट्रस में लेकिंग ऑफ द ब्लड। लेकिंग ऑफ द ब्लड का मतलब इसीमिया, यानी कि यूट्रस की आर्टरी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, यूटेराइन इसीमिया होगा। यूटेराइन इसीमिया का मतलब यूट्रस के टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल रहा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो माय डियर यूट्रस के अंदर के टिश्यूज में हाइपोक्सिया होगा, O2 की डिफिशियंसी होगी, लेकिंग होगी। और जब यूट्रस के टिश्यूज में O2 की डिफिशियंसी होगी तो यही यूट्रस के टिश्यू, यही यूट्रस की सेल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन करती हैं, जिसे अपन कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और ध्यान रखना माय डियर, जब जब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब तब एक एसिड बनता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड बनता है। और माय डियर ये लैक्टिक एसिड किसे कॉज करता है, पेन को कॉज करता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड का बन रहा है जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई है और सेल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही हैं, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बन रहा है। और इस लैक्टिक एसिड से यूट्रस के टिश्यू या फिर यूट्रस की सेल्स यानी कि एंडोमेट्रियम की सेल्स क्या होती हैं, नेक्रोटाइज होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और इस डैमेज का जो सेंसेशन होता है वो क्या होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो क्लियर माय डियर, कहने का मतलब जो पेन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यूट्रस की आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होने से, जिससे यूट्रस में इसीमिया होगा, यूट्रस में हाइपोक्सिया होगा, यूट्रस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड किसे कॉज करेगा, यहाँ से डिस, यानी कि लैक्टिक एसिड किसे कॉज करेगा, पेन को कॉज करेगा, सीवियर पेन होगा। आपके एमआई के अंदर भी ऐसा ही होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है भाई, जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें ब्लॉकेज की वजह से, नैरोविंग की वजह से मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, यानी कि मायोकार्डियम में इसीमिया हो जाता है। सो मायोकार्डियल टिश्यूज के अंदर O2 की भी कमी होगी, यानी कि मायोकार्डियल हाइपोक्सिया भी होगा। और जब मायोकार्डियम में हाइपोक्सिया होगा तो मायोकार्डियम की जो सेल्स होती हैं, जो मायोसाइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करती है, तो वहाँ मायोकार्डियम के अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, चेस्ट पेन कॉज करता है, जिसे आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हो। यहाँ पर ये सारी प्रोसेस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में हो रही है, इसलिए अपन यहाँ पे इसे क्या कहेंगे माय डियर, डिस्मेनोरिया के नाम से जानेंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, जो एग्जाम में जो आता है, बार बार आया हुआ है, इन फ्यूचर भी आता रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया, कि भाई डिस्मेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो यहाँ पर आपके मन में आंसर आ रहा होगा कि सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन आर्टरी। लेकिन माय डियर यहाँ से ध्यान रखना कि यूटेराइन आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन भी किसी वजह से हुआ होगा, आखिर कोई तो कारण होगा। तो माय डियर ध्यान रखना, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जो अभी जस्ट प्रीवियसली जो जोधपुर एम्स का एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन था जोधपुर एम्स के अंदर। क्या क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया। कई सारे ऑप्शन थे, वहां पे 4 ऑप्शन थे, जिनमें एक ऑप्शन क्या था, एंडोमेट्रियोसिस है। गाइस फोकस ऑन दिस पॉइंट, क्या था, एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ से ध्यान रखना, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है ओवर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, कि जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी सेल्स में, इसकी टिश्यूज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, यहाँ तक कि एंडोमेट्रियम यूट्रस के आउटसाइड भी क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। और आपने नाम सुना होगा एक हार्मोन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्या, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके हाइपोथैलेमस से नहीं सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी से नहीं सीक्रेट होता है, ओवेरी से नहीं सीक्रेट होता है माय डियर। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सीक्रेट होता है एंडोमेट्रियल सेल से। अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, मायोमेट्रियम में डिपोलराइजेशन करना, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करना। अब देखो जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन होगा यूट्रस में उतने ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। अब देखो ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन होने के लिए भाई या तो एंडोमेट्रियल सेल्स ज़्यादा स्टिमुलेट हो या फिर एंडोमेट्रियल सेल्स की संख्या बढ़े। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे
एंडोमेट्रियोसिस के अंदर हो क्या रहा है कि एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, ओवर ग्रोथ कर रही है, जिससे एंडोमेट्रियल सेल्स की संख्या बढ़ी तो एंडोमेट्रियल सेल्स का जो सीक्रेशन होता है, जो एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ये भी बढ़ा। और जब एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा तो माय डियर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी पावरफुल हुई है। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल हुई है तो यूट्रस की आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हुई, यूट्रस में इसीमिया हुआ, यूट्रस में हाइपोक्सिया हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, लैक्टिक एसिड बना और माय डियर क्या हुआ, पेन हुआ, यानी कि डिस्मेनोरिया के नाम से आप इसे जाने। तो माय डियर जो वन ऑफ दी जो मोस्ट कॉमन कोज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोज है, जो एग्जाम में पुटअप होता है, तो आपको क्या रिप्लाई दे के चलना है, क्या आंसर दे के आगे चलना है, एंडोमेट्रियोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ए डिस्मेनोरिया। क्लियर। देन इसके अलावा एज ए सेकेंड कोज आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, एज ए थर्ड कोज आप कह सकते हो कि साहब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन ये सभी डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, एंडोमेट्रियोसिस। जब एंडोमेट्रियोसिस हुआ तब प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन या सिंथेसिस बढ़ा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ा तब यूटेराइन आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब इसीमिया, हाइपोक्सिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड बना और क्या हुआ, पेन हुआ। इसलिए मोस्ट कॉमन कोज जो प्राइमरी कोज का आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस जाएगा। और देखो यहाँ से अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो कि सर फिर हम डिस्मेनोरिया को ट्रीट कैसे करेंगे, आखिर कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है डिस्मेनोरिया के अंदर, और ध्यान रखना इसकी एक ऐसी मेडिसिन है जो कॉमनली हर एक घर के अंदर मिल जाती है, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अंदर काम में ली जाती है। बताओ देखे कौन सी मेडिसिन है, विच मेडिसिन कॉमनली यूज्ड इन डिस्मेनोरिया, या फिर विच मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस द पेन ऑफ डिस्मेनोरिया, विच मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस द स्पाज्मोडिक पेन ऑफ ए मेंसेस। मेंसेस में स्पाज्मोडिक पेन को रिड्यूस करने के लिए, डिस्मेनोरिया के पेन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है, कौन सी काम में ली जाती है, बताओ देखे, बताओ। वेल चलो मेरी बात सुनो, जो हर घर में मिल जाती है, और माय डियर हर घर में क्या मिल जाती है, इबुप्रोफेन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। भाई कोई हल्का फुल्का पेन हो रहा है, हल्की फीवर है, माइल्ड फीवर है, तो कौन क्या लेते हैं, इबुप्रोफेन लेते हैं। तो माय डियर ये इबुप्रोफेन ड्रग ऑफ दी चॉइस कह सकते हो कि इसकी डिस्मेनोरिया की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कह सकते हो। ध्यान रखना जो इबुप्रोफेन है आप भली बात ही जानते हो ये क्या है, एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। लेकिन यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर डिस्मेनोरिया में ये NSAID ये इबुप्रोफेन क्या काम करती है, PSI का काम करती है। PSI का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, P का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन, S का मतलब सिंथेसिस, I का मतलब इनहिबिटर, यानी कि ये इबुप्रोफेन NSAID क्या करती है माय डियर, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होने देती है एंडोमेट्रियम से। अब आप सोचो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो वह जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, बनेगा नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा नहीं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो यूटेराइन आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूट्रस में इसीमिया नहीं होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, माय डियर पेन नहीं होगा, डिस्मेनोरिया नहीं होगा। और ध्यान रखना जब इबुप्रोफेन नहीं अवेलेबल होती है या फिर किसी वुमेन को इबुप्रोफेन से रिलीफ नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है कि महिलाएं ना बहुत ज़्यादा इबुप्रोफेन खा लेती हैं, यानी कि हर मेंसेस में 2, 4, 5, 7 इबुप्रोफेन चटका ही जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी रेसिस्ट हो जाती है, इबुप्रोफेन के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं करती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में दूसरी मेडिसिन काम में ली जाती है। अगर इबुप्रोफेन किसी में इफेक्टिव नहीं है तो फिर कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है,
मेफेनेमिक एसिड। कौन सी? मेफेनेमिक एसिड टेबलेट। ध्यान रखना ये भी क्या है, एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये भी क्या काम करती है, पीएसआई का काम करती है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर की तरह काम करती है। तो माय डियर ये था अपना डिस्मेनोरिया, वेल तरीके से है। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप या तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अभी आज इवनिंग के अंदर एक तो वो ट्वीट वाला मैं लेक्चर डालूंगा, ट्वीट वाला कैसे ट्वीट करना है। इससे पहले आप सभी बच्चे ट्विटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाकर के। इवनिंग के अंदर 5 से 6 बजे के बीच में आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको वीडियो मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, आपको भी देखना है उसे, और आपके फ्रेंड्स नर्सिंग स्टडी ग्रुप हैं सभी के अंदर शेयर भी करना है, ताकि सब बच्चों को पता लगे सही सही कैसे ट्वीट करना है, क्या करना है, क्या लिखना है। क्लियर माय डियर। देन इसके साथ साथ के अंदर जो अपना देन इसके इवनिंग में और क्या होगा, इवनिंग के अंदर मेरे पास डाउट आ गए हैं 19 डाउट आ गए हैं। तो मैं अभी 1-2 दिन के अंदर या फिर इवनिंग के अंदर करेक्ट डेट एंड टाइम मैं आपको बता दूंगा। अब अपन डाउट सेशन करने वाले हैं, लाइव डाउट सेशन करने वाले हैं। अब आपने जो भी डाउट्स मुझे सेंड किए थे व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। तो डाउट सेशन की क्लास स्पेशली आपको अटेंड करनी है। जिन बच्चों का डाउट नहीं था उनको भी अटेंड करनी है। एक बार अटेंड करना, फिर आप बार बार अटेंड करोगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के डाउट ऐसे ऐसे आएंगे जो आपके माइंड में डाउट आते ही नहीं है। तो जब आप सोचोगे यार ये डाउट तो यार अपने माइंड में कभी आया ही नहीं, लेकिन ये चीज़ तो अपने को भी नहीं पता थी, तो आपको वहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा, बड़ा शानदार नया कंसेप्ट आपका बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही। इवनिंग के अंदर मिलते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ में 8:30 PM मिलते हैं, या फिर टाइमिंग मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। नोटिफिकेशन सेंड आपके पास में यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, फिर भी नहीं आता व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स ए लॉट।